Good morning, students. Myself, Dr. Mrityunjay Kumar Pandey, Assistant Professor, Commerce, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, NDPC campus, शक्तिनगर शहर। Dear students, आज का टॉपिक डिस्कशन के लिए है theoretical frequency distribution, जिसको हम expected frequency distribution के नाम से भी जानते हैं, और इसके साथ साथ इसको कहा जाता है मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर आपके पास कोई प्रश्न ऐसा है जिसमें ये पूछा जाए कि मॉडल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है या एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो आप यही समझिएगा कि जो प्रश्न किया जा रहा है वो हमारे थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के चैप्टर से किया जा रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं? थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों? क्योंकि दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिनकी बेसिस पे पूरे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पढ़ते हैं। पहला होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का मतलब है कि हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। होता क्या है कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम ऑब्जर्व लेने की कोशिश करेंगे तो ऑब्जर्व का कॉस्ट ज्यादा, जैसे चित्त और पट आने की संभावना है तो कितनी बार आया, अगर हम बार बार गिनेंगे तो इसमें कॉस्ट भी लगेगा, टाइम भी लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि इसमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ने के लिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, तो अब रही बात कि जैसे मैंने कहा कि इसमें कॉस्ट बढ़ता है और टाइम कंजम्पशन भी बढ़ सकता है, तो हम इस कारण से एक्सपेक्टेड पे रिलाई करते हैं और एक्सपेक्टेड से इन सारे के सारे आंसर्स को देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म आता है इंपॉर्टेंस। मतलब इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस स्टडी और इंपॉर्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं इसको छोटा छोटा यहाँ पे लिखूंगा, थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग इसको पूरा लिखिएगा जब भी एग्जामिनेशन हो तो उसमें पूरा का पूरा लिखिएगा। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि इसका नेचर क्या होगा, इसकी ट्रेंड क्या होगी। मतलब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या होगा और उसका ट्रेंड क्या होगा। फर्स्ट वन होगा, हम इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं, एस्टिमेशन ऑफ, एक तो ट्रेंड को एस्टिमेट कर सकते हैं और दूसरा नेचर एंड ट्रेंड। नेचर को कर सकते हैं और ट्रेंड को कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे? तो हम बेसिस पे करेंगे, एजम्पशंस के बेसिस पे करेंगे, कंडीशंस के बेसिस पे करेंगे। हमारे पास थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ एजम्पशंस होंगे और कंडीशंस होंगे जिनकी बेसिस पे हम कोशिश करेंगे तो मालूम चल जाएगा कि ट्रेंड कैसा होगा किसी भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का और वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। अब इस एस्टिमेशन के बाद इसका इंपॉर्टेंस हो सकता है कि ये लॉजिकल डायमेंशन से इसके कहने का मतलब हो कि बेस्ड हो लॉजिकल डिसीजंस। दूसरा हमारा हो सकता है बेस्ड ऑन लॉजिकल डिसीजंस।
मतलब जो डिसीजंस हो वो ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिस्टिक हो, लॉजिक के बेसिस पे, उसके पीछे कोई ना कोई कारण हो, उसी को बोलेंगे। और तीसरा, इसके बाद अगर हम बात करें, ये लॉजिक हम इस बेसिस पे लगा सकते हैं कि रिस्क कितना है किसी भी चीज में, रिस्क कितना होगा, और अनसर्टेनिटी, दो चीजें होती हैं, एक होता है रिस्क और दूसरा होता है एक्सपोजर टू रिस्क, तो उसको बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी की बात करें तो इन दोनों के बारे में ये लॉजिकल डिसीजन लेता है कि कितना रिस्क है, कितनी अनसर्टेनिटी है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। और इसी के बेसिस पे हम ये कर सकते हैं, क्या होना चाहिए बात कर रहे हैं तो हम इस पे जाएंगे, तो यहाँ पे बात होगा फोरकास्टिंग का, यानी ये फोरकास्टिंग मेथड्स में, यानी फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। तो फोरकास्टिंग में हेल्प करेगा तो क्या करेगा, किस तरीके से करेगा, हमको अगर ट्रेंड मालूम चल जाएगा तो हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, प्रोजेक्शन कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेगा, तो प्रेडिक्ट करके करेगा, प्रेडिक्शन में कर सकता है, प्रोजेक्शन में प्रेडिक्ट करेगा, प्रोजेक्ट करेगा, मैं यहाँ एक्सेट्रा लिख रहा हूँ, मतलब इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज करेंगे उसमें ये हेल्प करेगा। अगर हम इस ट्रेंड को पढ़ेंगे, अनसर्टेनिटी को जानेंगे, तो हमारा प्रेडिक्शन हो सकता है, प्रोजेक्शन हो सकता है, ये इसमें हमारे फोरकास्टिंग में भी हेल्प कर सकता है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये सब्स्टिट्यूट की तरह भी काम कर सकता है, मतलब हमारे पास दो तरह की चीजें होंगी, एक थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक हमारे पास ऑब्जर्व्ड होगा और दूसरा हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन लाएगा किसका, तो सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्चुअल डेटा, सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्चुअल डेटा। एक्चुअल डेटा का मतलब हो गया कि ये क्या करेगा, तो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी के रूप में काम करेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि आपका कॉस्ट कम हो सकता है, ठीक है, आपका टाइम कंजम्पशन कम हो सकता है। और इससे आगे बात करें तो ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में भी हेल्पफुल होता है, टेस्ट ऑफ सैंपलिंग में भी, टेस्ट ऑफ सैंपलिंग में भी हेल्पफुल होता है। टेस्ट ऑफ सैंपलिंग, टेस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूट, इन सब चीजों में ये हेल्पफुल होता है। टेस्ट ऑफ सैंपलिंग की बात करें तो टेस्ट ऑफ सैंपलिंग कैसा हो सकता है, कंपैरिजन में हो सकता है। आप लिख ही लेते हैं टेस्ट ऑफ सैंपलिंग। टेस्ट ऑफ सैंपलिंग में अगर हम बात करें, यहाँ पे हम कहते हैं कि एफपी काम करने के बारे में, यहाँ बात करें टेस्ट ऑफ सैंपलिंग में, तो टेस्ट ऑफ सैंपलिंग में हम कंपैरिजन के लिए यूज मिला सकते हैं डेटा को, फैक्ट्स को, ठीक है। कंपैरिजन के लिए हम यूज कर सकते हैं डेटा को, इसमें सैंपलिंग को, फैक्ट्स को कर सकते हैं और टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें हम टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस की भी बात कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से लें सैंपलिंग को, तो ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में भी हेल्पफुल होगा। ये जो सैंपल लेंगे ये टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस में भी हेल्पफुल होगा। अब बात करें, जगह भर गया थोड़ा सा मैं फाइल याद रखेंगे, 6 से चलना होगा। अब हम इससे आगे जब बात करते हैं तब हमको मालूम चलता है कि ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दे सकता है। कैसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन दे सकता है भाई, तो जैसे कोई अगर बात करें कपड़े के बारे में बात करें, तो कपड़े के साइज के बारे में अगर जानना होगा तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। अगर उसके अवेलेबिलिटी, नॉन अवेलेबिलिटी या डिफेक्ट्स के बारे में मालूम करना होगा तो हम पॉइजन की हो जाएंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। इसी तरीके से हम chi-square का टेस्ट करके उसमें गुडनेस
इसका मालूम कर सकते हैं, मतलब कितने की जरूरत होगी, इस तरह की चीजें हम मालूम करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पॉपुलेशन को या हमारे कहें कि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंपॉर्टेंट टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वेरियस प्रॉब्लम्स। ये जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा ऑफ वेरियस डे टू डे प्रॉब्लम्स, डे टू डे प्रॉब्लम्स। डे टू डे प्रॉब्लम्स क्या है? रोजमर्रा की चीजों में जो भी परेशानियां होती हैं उनको हम डे टू डे प्रॉब्लम्स करते हैं। जैसे शॉपकीपर है, उसके लिए क्या है, डेली लाइफ में किस तरह की चीज है, इसके लिए हम बात करते हैं। और इसके अलावा ये बेनिफिट कर सकता है कि इसको डे टू डे प्रॉब्लम्स के अलावा बेनिफिट कर सकता है, हमारे बिजनेसमैन को बेनिफिट कर सकता है। जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि अगर कोई शॉपकीपर है तो उसके शॉप्स पे अगर बात करें कि कितनी डिमांड होगी, उसके हिसाब से वो अपने सप्लाई को भी कंज्यूम कर सकता है, सप्लाई को भी बता सकता है कि किस तरह की सप्लाई हो रही है और कितनी सप्लाई होनी चाहिए। अब हम बात करें तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके का होता है। अगर हम बात करें इस डिस्ट्रीब्यूशन का, तो यहाँ पे हम मालूम कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितने तरीके का होगा। मालूम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन होते तो बहुत सारे तरीके के हैं, लेकिन हम लोगों के जो है हम के सिलेबस में पढ़ना है वो हम को 3 पे फोकस करना है। जैसे बायनोमियल की बात कर सकते हैं, पॉइजन की बात कर सकते हैं और नॉर्मल की बात कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास 3 तरीके का होता है। पहला होता है बायनोमियल। कभी कभार बायनोमियल लिखते हैं, ऐसा नहीं है, बायनोमियल। बायनोमियल में पूरा नहीं लिख रहा हूं, वो टाइम लेगा। बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, इसको बायनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और इसके अलावा हम दूसरे वाले को कर सकते हैं पॉइजन। पॉइजन कितने लोग पॉइजन कर देते हैं, पॉइजन है, पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ये। और तीसरा वाला हमारे पास हो जाएगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तीनों में अलग अलग तरह के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सबका इंपॉर्टेंस अलग तरीके से है। जैसे बायनोमियल 2 की बात करता है, किसी भी इवेंट को 2 आउटकम्स होते हैं, एक P और दूसरा Q, मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग। उन्हीं को जब हम एक्सटेंड करते हैं, उनका एक्सपेंशन करते हैं, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की स्टडी उसके भीतर करते हैं। ठीक है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा किस पे डिपेंड करता है, ट्रायल पे डिपेंड करता है। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे अगर कोई प्रिंटिंग प्रेस है, उसमें टाइपिंग में कितनी गड़बड़ी हो रही है, अगर एक साफ बूंद का पानी है, उसके अंदर साफ पानी के अंदर कीटाणुओं की संख्या कितनी हो, अगर किसी महामारी में लोगों की संख्या कितनी हो, तो पॉइजन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसके अलावा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को भी इसी तरीके से हम जब जहां पे P अनंत की ओर जाता हो, इनफाइनाइट की ओर जाता हो, तो हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। अब बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन में ये बर्नौली ने इसको दिया था, इसको बर्नौली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को 1713 में जब उसका डेथ हुआ था, उसके 8 सालों के बाद 1705 में बर्नौली का डेथ हो गया, तो उसके 8 वर्षों के बाद जब बुक में इसको प्रकाशित किया गया, तो इसका नाम बर्नौली या बायनोमियल दोनों दिया गया है। इस कारण से इसको हम बर्नौली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी जानते हैं। लिखी दें ताकि आपके दूसरे काम में भी आए। बर्नौली दूसरे काम इन द सेंस आपके नेट के काम में भी आ सकता है। बर्नौली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसको ट्रायल
इज इक्वल्स टू NCR P to the power R Q n minus R। मतलब लिखते कैसे हैं मैं आपको बताऊं। तो कुछ किताबों में यहाँ PS लिखा है, मैं इसको PR लिखता हूँ। TR मतलब नंबर ऑफ रेपिटेशंस की बात करते हैं। यहीं पे मैं बात कर लूं NCR, जैसा कि मैंने पीछे आपको कॉम्बिनेशन में पढ़ाया है, इनटू P to the R Q n minus R। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। और सवाल को बताएं तो सवाल में दो तरह के n होंगे। आपको जो सवाल मिलेगा उसमें ये तो नॉर्मल सा, मतलब एक मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है NCR P to the power R Q n minus R। इसको किसी किताब में हो सकता है, अब ये लिखने में डिपेंड करता है कि असेंडिंग में लिख रहे हैं कि डिसेंडिंग में लिख रहे हैं। और NCR Q n minus R into P to the power R। और इसी को किसी किताब में x के नाम से अगर इसको x में डिपेंड कराया, x में चेंज किया तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। R मतलब मेरे हिसाब से नंबर ऑफ रिपीटेशंस, P प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग और नंबर ऑफ ट्रायल, जिसको कह लें नंबर ऑफ ट्रायल की बात करेंगे तो वही R है, जिसको मैं कहता हूं नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एन इवेंट। अब ये बात इतनी हो गई। अब इसके कंडीशंस क्या होंगे। अब ये सक्सेस होगा ट्रायल का और ये जो है फेल्योर होगा ट्रायल का। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में बात करें तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होना कैसा चाहिए, मतलब उसकी कंडीशन जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि ये बर्नौली थ्योरम है या बर्नौली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसमें जब हम बात करने चलेंगे तब ये हमारी बात की फर्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करने चलते हैं तो हमें मालूम चलता है कि बर्नौली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किन किन एजम्पशंस पे, किन किन कंडीशंस पे काम करेगा। तो पहला चीज है कि इसमें कंडीशंस में पहला कंडीशन है कि ये बेस्ड ऑन फाइनाइट नंबर होना चाहिए। इसमें पहला होना चाहिए बेस्ड ऑन फाइनाइट, मतलब संख्या जो होनी चाहिए वो निश्चित होनी चाहिए बेस्ड ऑन फाइनाइट नंबर। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 जिनको हम काउंट कर सकें, जिसकी संख्या निश्चित हो, 1 बार 10 बार 20 बार 40 बार 80 बार, इस तरीके की जब बात होगी तो उसको हम बोलेंगे कि ये फाइनाइट नंबर है, ये संख्या है जिसकी निश्चितता है। और जो आउटकम्स हो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आइटम्स इवेंट्स मैंने आपको बताया है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। जो आउटकम हो वो एक दूसरे पे निर्भर ना करे तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक दूसरे में समानता नहीं है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम का मतलब हो गया कि जब एक इवेंट का आउटकम दूसरे के आउटकम से अलग हो तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। इसके अलावा जब हम बात करें प्रोबेबिलिटी की कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी हैपनिंग की और नॉट हैपनिंग की और नॉट हैपनिंग की जब हम बात करने चलेंगे तो इसमें हमारे पास प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम आएगी। ईच ट्रायल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सेम होगी, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल।
इसका मतलब क्या है? सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ट्रायल, मतलब जितनी बार जो करेंगे उसमें सेम प्रोबेबिलिटी होगी। अगर हम सिक्का उछाल रहे हैं तो पहली बार सिक्का उछालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। दूसरी बार उछालने जा रहे हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? 1/2। चित्ते या पट आने की, मतलब हेड आएगा कि टेल आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा एक सिक्के में हाफ बनी रहेगी। इसी तरीके से अगर हम डाई को थ्रो करते हैं तो डाई को थ्रो करने में क्या है प्रोबेबिलिटी कि डाई के 6 आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो उसके आउटकम्स जो होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होगी। एक के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 के आने की, 3 के आने की, 4 के आने की और 5 6 इस तरीके से सबके आने की। और जितने भी ट्रायल होंगे ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट मतलब किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। पहला आया दूसरा, ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, मतलब जो ट्रायल होगा वो सबका सब इंडिपेंडेंट होगा, सब स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पे कोई भी आश्रित नहीं होगा। ये जो ट्रायल होंगे वो सबका अपना अपना होगा। और ये जो इनकी संरचना होगी ये डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करेगा, डिस्क्रीट की बात करेगा, जैसे पॉइसन और नॉर्मल, पॉइसन और बायनोमियल, पॉइसन और बायनोमियल, ये दोनों जो है वो बात करते हैं किसकी बात? तो डिस्क्रीट की बात करते हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करते हैं। पांचवा ये बात करते हैं डिस्क्रीट, DISCRETE, डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करते हैं। तो डिस्क्रीट में क्या होता है? डिस्क्रीट वेरिएबल का मतलब वही पूर्ण संख्या होगी, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस तरीके से जो पूर्ण संख्या चली जाए एन तक, इसको हम बोलेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये किसको कंसीडर करता है? किसकी बातचीत इसमें की जाती है? तो डिस्क्रीट वेरिएबल की बातचीत की जाती है। और कैरेक्टरिस्टिक